नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके राजस्थान पर। साथ इसके अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। और इनका एक राज्य वाक्य भी था, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। हाँ। मतलब कितना गहरा दर्शन है इसमें। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनके मूल्यों, उनके चरित्र की नींव है। आप उनका ध्वज देखिए, उगता हुआ सूरज, जो उनके सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। एक तरफ भाला लिए भील योद्धा, पूंजा भील का प्रतीक मानते हैं शायद। हाँ माना जाता है, और दूसरी तरफ तलवारधारी राजपूत योद्धा। ये दिखाता है कि मेवाड़ के इतिहास में भीलों का कितना अहम योगदान रहा है। उनकी भूमिका सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। हाँ, मैंने सुना है कि राज्याभिषेक में भी उनकी एक खास भूमिका होती थी। जी, ये एक बहुत ही अनूठी परंपरा थी। भील सरदार अपने अंगूठे के खून से राजा का राज तिलक करते थे। ये शासक और स्थानीय समुदाय के बीच के गहरे रिश्ते, आपसी सम्मान और निर्भरता को दिखाता है। वाह, ये तो वाकई खास बात है। चलिए, अब बात करते हैं उस वंश की जिसने इस जमीन पर राज किया, गुहिल वंश। कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना जीवित राजवंश। हाँ, दुनिया के सबसे पुराने निरंतर चलने वाले राजवंशों में गिना जाता है। माना जाता है कि लगभग 566 ईस्वी में गोहिल, जिन्हें गुहादित्य भी कहते हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी। और बाद में यही वंश दो शाखाओं में बट गया, रावल और राणा यानी सिसोदिया। बिल्कुल, रावल शाखा पहले थी और बाद में सिसोदिया शाखा प्रमुख हो गई। इनके कुल देवता हैं एकलिंग नाथ जी, भगवान शिव का रूप। कैलाशपुरी में उनका भव्य मंदिर है जिसे बप्पा रावल ने बनवाया था। और सिसोदिया वंश की कुलदेवी वो हैं बाण माता। अब देखिए, इनके मूल को लेकर भी इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, जैसे अबुल फजल जो अकबर के दरबारी थे, वो उन्हें ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज मानते हैं। अच्छा, ईरान से कनेक्शन। हाँ, वहीं जीएच ओझा, गोपीनाथ शर्मा जैसे बड़े इतिहासकार इन्हें विशुद्ध भारतीय और सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। कुछ जैसे डीआर भंडारकर इन्हें नागर ब्राह्मणों से जोड़ते हैं। और कर्नल टॉड, उनका क्या कहना था? कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, वो इन्हें गुजरात के वल्लभी नगर के शासक शीलादित्य का वंशज मानते हैं। तो देखिए कितनी अलग अलग थ्योरीज हैं। हाँ, ये तो है। गुहादित्य के बारे में भी कहानी है कि उनका जन्म गुफा में हुआ। जी, कहानी है कि उनकी माँ पुष्पावती जब गर्भवती थी तो दुश्मनों के हमले से बचकर एक गुफा में शरण ली और वहीं गुहिल का जन्म हुआ। इसीलिए नाम गुहादित्य या गुहिल पड़ा। उन्हें एक ब्राह्मणी कमलावती ने पाला पोसा। और फिर वो शासक कैसे बने? भीलों के समर्थन से। हाँ, कहते हैं भीलों ने उन्हें अपना नेता चुना। मंडेला भील ने अपने अंगूठे के खून से उनका राज तिलक किया था। ये फिर से दिखाता है कि शुरुआती दौर में स्थानीय समुदायों का साथ कितना जरूरी था। बिल्कुल। अब आते हैं गोहिल वंश के एक बहुत बड़े नाम पर, बप्पा रावल। हाँ, बप्पा रावल। असल में इनका नाम तो काल भोज माना जाता है। बप्पा शायद उपाधि थी। ये गोहिल के वंशज थे और इन्हें गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों? क्योंकि इन्होंने 734 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ के उस समय के शासक मान मौर्य को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल की वीरता के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। ओ बिल्कुल, कहते हैं उन्हें हरित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने सिर्फ स्थानीय शासकों को ही नहीं हराया, बल्कि उस समय जो अरब आक्रमणकारी सिंध तक आ गए थे, उन्हें पीछे खदेड़ा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आए जुनैद और हज्जात की सेनाओं को हराया, यहाँ तक कि गजनी तक जाकर वहाँ के शासक सलीम को हटाया। गजनी तक? जी हाँ। और सिर्फ योद्धा ही नहीं, वो कुशल प्रशासक भी थे। पाकिस्तान में जो रावलपिंडी शहर है, कहते हैं उसका नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि वहाँ उनकी सैनिक चौकी थी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और उन्होंने सिक्के भी चलाए थे। हाँ, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय बप्पा रावल को ही दिया जाता है। अजमेर से उनका एक सोने का सिक्का मिला भी है। और जैसा हमने पहले कहा, कैलाशपुरी में एकलिंग जी के भव्य मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया। लेकिन एक बात और है, कुछ लोग कहते हैं कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति थे। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा है। कुछ शिलालेख जैसे रणकपुर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज का जिक्र इस तरह से है कि वो अलग लगते हैं, पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि कालभोजी बप्पा रावल थे। खैर, उनका प्रभाव मेवाड़ के इतिहास पर बहुत गहरा रहा। बप्पा रावल के बाद कौन से अहम शासक हुए? अल्लट का नाम आता है। जी, अल्लट। उन्हें आलू रावल की उपाधि भी मिली थी।
उनका एक बड़ा काम था मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत करना, प्रशासन को व्यवस्थित करने का प्रयास। और उन्होंने राजधानी भी बदली थी शायद। हाँ, उन्होंने नागदा के अलावा आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और एक और दिलचस्प बात, उन्होंने एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। इसे मेवाड़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और जगत अंबिका मंदिर? हाँ, उन्होंने जगत गांव में अंबिका माता का मंदिर बनवाया, जो अपनी खूबसूरत मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। इतना कि उसे मेवाड़ का खजुराहो भी कह देते हैं। फिर आते हैं जैत्र सिंह। इनके समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा गया है। क्यों? जैत्र सिंह लगभग 1213-1253 ई एक बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासक थे। उनके समय में मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा काफी बढ़ी। उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि थी भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, ये किसके साथ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ करीब 1227 ईस्वी में। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह हराया। हालांकि इस लड़ाई में उनकी राजधानी नागदा काफी उजड़ गई थी। अच्छा, तो फिर उन्होंने नई राजधानी बनाई? हाँ, इसी वजह से उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनाई, जो ज्यादा सुरक्षित और सामरिक दृष्टि से बेहतर था। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा जैसे इतिहासकार जैत्र सिंह को ही चित्तौड़ का पहला विजेता मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे स्थायी राजधानी बनाया। और उन्होंने कूटनीति का भी इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल। जैसे उन्होंने नाडोल के चौहान शासक उदय सिंह की पोती रूपा देवी से अपने बेटे तेज सिंह की शादी करवाई। इससे चौहानों से उनके रिश्ते मजबूत हुए। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा लिखा और बोला गया है, रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी। हाँ, ये किस्सा तो जैसे मेवाड़ के इतिहास का पर्याय बन गया है। रावल रतन सिंह का शासनकाल बहुत छोटा रहा, 1302 से 1303 ईस्वी तक। कहानी के अनुसार उन्होंने सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी से विवाह किया। और फिर वो बोलने वाला तोता हीरामन। हाँ, हीरामन तोता, जिसने पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया। फिर एक तांत्रिक राघव चेतन का दरबार से अपमानित होकर दिल्ली जाना और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताना, ये सब कहानी के हिस्से हैं। जिसके बाद खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया 1303 में। जी, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर एक बड़ा हमला किया। किले को घेर लिया गया। और इसी हमले के दौरान मेवाड़ का पहला साका हुआ, है ना? ये साका और जौहर क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे प्लीज? जरूर। देखिए, जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि दुश्मन से जीतना नामुमकिन है और हार निश्चित है, तो वो अपमानजनक शर्तों पर सरेंडर करने के बजाय केसरिया रंग के कपड़े पहनकर, जिसे केसरिया बाना कहते हैं, किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन पर टूट पड़ते थे। ये उनकी अंतिम वीर गति पाने वाली लड़ाई होती थी। इसे केसरिया करना कहते हैं। और जौहर? और किले के अंदर राजपूत महिलाएं और अन्य स्त्रियां दुश्मन के हाथों में पड़कर अपनी इज्जत और सम्मान खोने से बचने के लिए एक विशाल चिता जलाकर उसमें सामूहिक रूप से कूदकर आत्म बलिदान कर देती थी। इसे जौहर कहा जाता था। जब केसरिया और जौहर दोनों होते थे तो उसे साका कहते थे। तो 1303 में चित्तौड़ में यही हुआ। हाँ, रतन सिंह के वीर सेनापति गौरा और उनके भतीजे बादल के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में कहा जाता है लगभग 16,000 महिलाओं ने जौहर किया। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे त्रासद जौहरों में से एक माना जाता है। पर क्या इस हमले का असली कारण वाकई रानी पद्मिनी की सुंदरता थी, जैसा मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावत में लिखा है? देखिए, पद्मावत एक बहुत ही खूबसूरत साहित्यिक रचना है, महाकाव्य है। लेकिन ये लिखा गया था घटना के लगभग 200 साल बाद, 1540 में। उस समय के जो इतिहासकार थे, जैसे अमीर खुसरो, जो खुद खिलजी के साथ उस अभियान में थे, वो अपनी रचना खजाइनुल फुतूह में पद्मिनी का कोई जिक्र नहीं करते। अच्छा, तो फिर कारण क्या था? ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार और उस समय के स्रोत भी इशारा करते हैं कि खिलजी के चित्तौड़ पर हमले का मुख्य कारण राजनीतिक और सामरिक था। चित्तौड़ का किला दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। ये बहुत ही मजबूत और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट किला था। खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और चित्तौड़ पर कब्जा किए बिना ये मुश्किल था। पद्मिनी की कहानी शायद बाद में इस घटना के साथ जुड़कर ज्यादा लोकप्रिय हो गई। समझ गई। तो रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही गोहिल वंश की रावल शाखा का अंत हो गया। जी हाँ, लेकिन मेवाड़ की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
कुछ सालों बाद सिसोदिया गांव के जागीरदार हम्मीर ने, जो उसी गुहिल वंश की एक दूसरी शाखा से थे, हिम्मत दिखाई। उन्होंने लगभग 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। इसीलिए उन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। बिल्कुल। राणा हम्मीर 1326-1364 ई। उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ वापस जीता, बल्कि मेवाड़ की शक्ति को फिर से स्थापित किया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है, मतलब मुश्किल हालात में शेर की तरह लड़ने वाला। और वो छापामार युद्ध के भी माहिर थे। हाँ, उन्हें मेवाड़ में छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक भी माना जाता है। कर्नल टॉड ने भी उनकी बहुत तारीफ की है। उन्होंने सिसोदिया राजवंश की नींव रखी और अब मेवाड़ के शासक राणा या महाराणा कहलाने लगे। हम्मीर के बाद एक और महत्वपूर्ण शासक हुए राणा लाखा। हाँ, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382-1421 ई। इनके समय में मेवाड़ के लिए कुछ अच्छी चीजें हुई, किस्मत ने साथ दिया। जैसे कि एक तो जावर नाम की जगह पर चांदी और सीसे की बड़ी खानें मिली। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। अच्छा, ये वही जावर माइंस हैं। जी हाँ। और इसी समय एक बंजारे, पिच्छू बंजारे ने अपनी बैल की याद में एक झील बनवाई, जो आज उदयपुर की मशहूर पिछोला झील है। वाह! लेकिन राणा लाखा के समय की सबसे मशहूर कहानी तो उनके बेटे राणा चुंडा की है ना? मेवाड़ के भीष्म पितामह। हाँ बिल्कुल। कहानी यह है कि राणा लाखा जब काफी बूढ़े हो चुके थे, तब मारवाड़ के शासक राव रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेकर आए, लेकिन शर्त रख दी कि हंसाबाई से जो बेटा होगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। और लाखा का बड़ा बेटा तो चुंडा था। जी। तब राजकुमार चुंडा ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने और मेवाड़ के हित के लिए एक बड़ी प्रतिज्ञा ली। उन्होंने न सिर्फ राजगद्दी पर अपना अधिकार छोड़ा, बल्कि ये वचन भी दिया कि वो जीवन भर शादी नहीं करेंगे और मेवाड़ के सिंहासन की रक्षा करेंगे। इसीलिए उन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। क्या त्याग था! सचमुच, उनके इसी त्याग के कारण वो इतिहास में अमर हो गए। और फिर लाखा और हंसाबाई के बेटे मोकल राजा बने, और मोकल के बाद आए मेवाड़ के शायद सबसे महान शासकों में से एक, महाराणा कुंभा। हाँ, महाराणा कुंभा 1433-1468। इनका नाम मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान निर्माता, विद्वान, संगीतकार, मतलब एक संपूर्ण शासक थे। उनकी उपाधियां इतनी सारी हैं: अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतान, हाल गुरु, छाप गुरु। जी हाँ, अभिनव भट्टाचार्य यानी संगीत में निपुण, हिंदू सुरतान उस समय के मुस्लिम शासकों द्वारा भी उनकी शक्ति की स्वीकृति, हाल गुरु मतलब पहाड़ी किलों के स्वामी, छाप गुरु यानी छापामार युद्ध में निपुण, राणो रासो यानी विद्वानों के आश्रयदाता, ये सब उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाते हैं। उनकी सबसे बड़ी जीत कौन सी मानी जाती है? 1437 में सारंगपुर का युद्ध। इसमें उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को हराया और बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। इसी जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में वो शानदार 9 मंजिला विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बनवाया, जो आज भी मेवाड़ के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने अंदरूनी चुनौतियों का भी सामना किया, जैसे राठौड़ों का बढ़ता प्रभाव। हाँ, उनके पिता मोकल के समय मारवाड़ के रणमल राठौड़ का दखल मेवाड़ के राजकाज में बहुत बढ़ गया था। कुंभा ने बड़ी होशियारी से रणमल और उसके साथियों को मरवा दिया। इससे मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव खत्म हुआ। इससे मारवाड़ से रिश्ते तो बिगड़े होंगे। हाँ, कुछ समय के लिए तनाव रहा। रणमल का बेटा राव जोधा भागकर मारवाड़ चला गया, लेकिन बाद में हंसाबाई की मध्यस्थता से कुंभा और जोधा के बीच आंवल बांवल की संधि हुई। इस संधि से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं तय की गईं। सोजत को सीमा माना गया। और उनका निर्माण कार्य, कहते उन्होंने बहुत सारे किले बनवाए। वो तो कमाल का था। कवि राजा श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में कुल 84 किले हैं, जिनमें से 32 अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए या उनकी मरम्मत करवाई। 32 किले? जी। इसमें सबसे प्रमुख है कुंभलगढ़ का किला। ये अजेय माना जाता था। इसका मुख्य शिल्पी था मंडन। इसके अलावा अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग जैसे कई किले उन्होंने बनवाए। चित्तौड़गढ़ किले का भी उन्होंने आधुनिकीकरण करवाया, उसे और मजबूत बनाया। इसीलिए उन्हें स्थापत्य गुरु भी कहा गया। और साहित्य और कला में भी उनका योगदान था? बहुत ज्यादा। वो खुद बहुत बड़े विद्वान और संगीतज्ञ थे। उन्होंने संगीत राज नाम का एक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसके 5 भाग हैं। इसके अलावा सूड़ प्रबंध, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार जैसे ग्रंथ भी लिखे।
उन्होंने एकलिंग महात्म्य का पहला भाग भी लिखा। उनके दरबार में मंडन जैसे महान शिल्पी थे जिन्होंने वास्तुकला पर रूप मंडन, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ मंडन जैसे कई ग्रंथ लिखे। उनके दरबार में कान्हा व्यास जैसे विद्वान भी थे। मतलब हर क्षेत्र में उनका योगदान था। लेकिन इतने महान शासक का अंत बहुत दुखद हुआ, है ना? हाँ, ये मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही दुखद और काला अध्याय है। 1468 में कुंभलगढ़ किले में ही मामादेव कुंड के पास उनके अपने ही बेटे उदयकरण ने उनकी हत्या कर दी। अपने ही बेटे ने? जी, सत्ता के लालच में। इसीलिए उदा को मेवाड़ का पहला पितृहंता यानी पिता का हत्यारा कहा जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, कुंभा के बाद उदा ज्यादा समय टिक नहीं पाया। फिर कौन आया? उदा के बाद उसके भाई रायमल शासक बने और रायमल के बाद आए उनके बेटे, मेवाड़ के एक और महान योद्धा राणा सांगा। राणा सांगा यानी संग्राम सिंह, 1509 से 1528 ईस्वी। इनका नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। हाँ, राणा सांगा। उपाधि थी हिंदूपत। कर्नल टॉड ने उन्हें सैनिकों का भग्नावेश कहा था। सैनिकों का भग्नावेश? ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उनके शरीर पर लड़ाइयों के कारण 80 घाव थे। उनकी एक आंख फूट गई थी, एक हाथ कट गया था और एक पैर लंगड़ा हो गया था। इसके बावजूद वो लड़ते रहे। गजब। उन्होंने दिल्ली सल्तनत से भी लड़ाई लड़ी थी? हाँ, उस समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोधी। सांगा ने उसे 1517 में खातोली के युद्ध में और फिर 1518 या 19 में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में हराया। इससे उत्तर भारत में उनकी धाक जम गई। लेकिन फिर बाबर का भारत आना हुआ और समीकरण बदल गए। बिल्कुल। 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब उत्तर भारत में दो बड़ी शक्तियां थीं, बाबर और राणा सांगा। टकराव होना ही था। पहले तो सांगा ने बाबर को हराया था ना, बयाना के युद्ध में? जी हाँ, फरवरी 1527 में बयाना के पास सांगा की सेना ने बाबर की एक टुकड़ी को हराया। इससे राजपूतों का हौसला बढ़ा। इसके बाद सांगा ने पाती पर्वन की पुरानी राजपूत परंपरा को निभाया। पाती पर्वन ये क्या था? ये एक तरह का निमंत्रण या आह्वान था। सांगा ने सभी राजपूत राजाओं और सरदारों को चिट्ठी पाती भेजकर बाबर जैसे विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए बुलाया। और बहुत से शासक आए भी, जैसे आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ के राव गांगा की तरफ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से वीरमदेव, चंदेरी से मेदिनी राय और यहाँ तक कि इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी और मेवात के हसन खां मेवाती भी उनके झंडे तले आ गए। इतनी बड़ी सेना, फिर भी खानवा के युद्ध मार्च 1527 में सांगा हार क्यों गए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो बाबर की सेना के पास तोपें थीं और बंदूकची थे। ये उस समय उत्तर भारत की लड़ाइयों में एक नई और बहुत असरदार चीज थी। और बाबर की युद्ध नीति तुलुगमा? हाँ, बाबर ने उज़्बेकों से सीखी हुई तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। इसमें सेना के कुछ हिस्से दुश्मन को किनारों से और पीछे से घेर लेते थे। साथ ही उसने गाड़ियों की आड़ लेकर अराबा तोपों को जमाया था। राणा सांगा की सेना पारंपरिक हाथियों और घोड़ों पर ज्यादा निर्भर थी और आमने सामने की लड़ाई लड़ी। और क्या कोई धोखा भी हुआ था? ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान रायसेन के शासक सलहदी तंवर ने पाला बदल लिया और बाबर से जा मिला। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन ये भी एक कारण माना जाता है। युद्ध में सांगा बुरी तरह घायल हो गए थे। जी हाँ, जब वो घायल होकर बेहोश हो गए तो उनकी जगह सादड़ी के झाला अज्जा ने उनका राजसी छत्र और मुकुट धारण किया और युद्ध जारी रखा ताकि सेना का मनोबल न टूटे। झाला अज्जा लड़ते हुए शहीद हो गए। सांगा को सुरक्षित मैदान से बाहर ले जाया गया। और उनका अंत कैसे हुआ? जब सांगा को होश आया और उन्हें अपनी हार का पता चला तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक बाबर को हरा नहीं देंगे चित्तौड़ वापस नहीं लौटेंगे। वो फिर से युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन उनके ही कुछ सरदार जो लगातार युद्धों से थक चुके थे और लड़ाई नहीं चाहते थे, उन्होंने कालपी के पास उन्हें जहर दे दिया। ओह, अपनों ने ही? हाँ, ऐसा माना जाता है। 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में उनकी समाधि छतरी बनी हुई है। सांगा की मृत्यु के बाद तो मेवाड़ में काफी उथल-पुथल मची होगी। बिल्कुल, एक खालीपन सा आ गया। उनके बाद उनके बेटे रतन सिंह द्वितीय राजा बने, पर वो भी बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ झगड़े में मारे गए। फिर सांगा के दूसरे बेटे विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे, जो उस समय छोटे थे, तो उनकी मां
सांगा की हाड़ी रानी रानी कर्मावती ने संरक्षिका के तौर पर राजकाज संभाला। और इसी समय गुजरात के बहादुर शाह का हमला हुआ। जी हाँ, गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने 1534 में चित्तौड़ पर हमला किया। रानी कर्मावती ने स्थिति को गंभीर देखते हुए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। पर हुमायूं मदद के लिए नहीं आया। आया, लेकिन देर से। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजपूतों ने देवलिया, प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया और रानी कर्मावती ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। ये मेवाड़ का दूसरा साका था। कितना दुखद। और इसी उथल-पुथल के माहौल में वो बनवीर वाली घटना हुई। हाँ, बहादुर शाह के जाने के बाद विक्रमादित्य फिर से राजा बने, पर वो अयोग्य शासक साबित हुए। इसी बीच राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते थे, कि एक दासी पुत्र बनवीर ने मौका देखकर 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और वो उदय सिंह को भी मारना चाहता था। हाँ, बनवीर सांगा के सबसे छोटे बेटे उदय सिंह को भी मारकर खुद महाराणा बनना चाहता था। उदय सिंह उस समय बच्चे थे। बनवीर तलवार लेकर उदय सिंह के महल में पहुंचा। और यहीं पर पन्ना धाय का वो महान बलिदान सामने आता है। बिल्कुल। उदय सिंह की धाय मां पन्ना गुजरी ने स्वामी भक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने बनवीर के आने से पहले ही उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाकर किले से बाहर भिजवा दिया और उदय सिंह के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। अपने बेटे को? जी हाँ। बनवीर ने आकर पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना ने अपने बेटे चंदन की तरफ इशारा कर दिया। बनवीर ने उसी समय चंदन की हत्या कर दी। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते देखती रही, लेकिन मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने ये अविश्वसनीय बलिदान दिया। रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के। वो फिर उदय सिंह को लेकर गुप्त रूप से कुंभलगढ़ पहुंची, जहां किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें शरण दी। बनवीर कुछ समय तक चित्तौड़ पर राज करता रहा। उसने चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर और नवकोठा भंडार यानी अन्न भंडार भी बनवाया था। फिर उदय सिंह राजा बने। हाँ, जब उदय सिंह बड़े हुए तो मेवाड़ के सरदारों ने उन्हें अपना महाराणा स्वीकार कर लिया। 1540 में उन्होंने बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लिया। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी। उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर बसाया था ना? जी हाँ। 1559 में उन्होंने एक सुरक्षित जगह देकर उदयपुर शहर की नींव रखी और वहां उदय सागर झील भी बनवाई। लेकिन उनके शासनकाल में एक बड़ी घटना हुई, मुगल बादशाह अकबर का चित्तौड़ पर हमला। हाँ, अकबर तो मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहता था। उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह ने पहले अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता जरूर स्वीकार की थी। जब शेरशाह ने हमला किया था, वो मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने अफगानों की अधीनता मानी, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अकबर ने पहले भारमल और टोडरमल को समझाने भेजा, पर बात नहीं बनी। तो अकबर ने हमला कर दिया। हाँ, अक्टूबर 1567 में अकबर ने एक भारी सेना के साथ चित्तौड़ का किला घेर लिया। इस बार उदय सिंह ने अपने सरदारों की सलाह मानी और किले की रक्षा का भार अपने दो वीर सेनापतियों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर खुद गोगुंदा की सुरक्षित पहाड़ियों में चले गए। और फिर हुआ चित्तौड़ का तीसरा और आखिरी साका। बिल्कुल। कई महीनों तक घेरा चला। मुगलों ने सुरंगें बनाकर किले की दीवारें उड़ाने की कोशिश की। भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि एक रात जब जयमल किले की टूटी दीवार की मरम्मत करवा रहे थे, तब अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से खुद निशाना लगाकर उन्हें घायल कर दिया। ओह, फिर क्या हुआ? जब राजपूतों ने देखा कि अब किला बचाना मुश्किल है, तो उन्होंने साका करने का फैसला किया। जयमल, जो पैर में गोली लगने से घायल थे, अपने वीर भतीजे कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़े। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहा जाता है। जयमल, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ सहित हजारों राजपूत योद्धा वीरता से लड़ते हुए मारे गए। और जौहर? फत्ता सिसोदिया की पत्नी रानी फूलकंवर के नेतृत्व में किले की महिलाओं ने जौहर किया। ये चित्तौड़ का तीसरा साका था, जो 25 फरवरी 1568 को हुआ। कहते हैं अकबर भी जयमल और फत्ता की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ था। हाँ, इतना प्रभावित हुआ कि बाद में उसने इन दोनों वीर योद्धाओं की हाथी पर बैठी हुई पत्थर की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाईं। ये उनकी वीरता को एक तरह की श्रद्धांजलि थी। उदय सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उदय सिंह की मृत्यु 1572 में गोगुंदा में हुई। उनकी इच्छा थी कि उनके छोटे बेटे जगमाल राजा बने, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को अयोग्य मानते हुए उदय सिंह के सबसे बड़े और सबसे वीर पुत्र प्रताप को गद्दी पर बैठाया। और यहीं से शुरू होता है महाराणा प्रताप का गौरवशाली अध्याय। महाराणा प्रताप
1572-1597 ईस्वी। इनका नाम तो जैसे स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक है। बिल्कुल। महाराणा प्रताप, बचपन का नाम कीका था, उनका घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद भी इतिहास में प्रसिद्ध हैं। गद्दी पर बैठते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अकबर की अधीनता स्वीकार करने का दबाव। अकबर ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी ना, दूत भेजे थे। हाँ, अकबर ने प्रताप को समझाने और अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 1572 से 1573 के बीच 4 बार अपने दूत भेजे। सबसे पहले जलाल खां कोरची, फिर आमेर के कुंवर मानसिंह, फिर मानसिंह के पिता राजा भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल। पर प्रताप नहीं माने। नहीं, प्रताप ने हर बार सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो मेवाड़ की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। और इसका नतीजा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ, जब बातचीत से बात नहीं बनी तो अकबर ने युद्ध का फैसला किया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के दर्रे के पास खमनौर गांव के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मानसिंह, कछवाहा और आसफ खान, और प्रताप की सेना के हरावल यानी अग्रिम दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे एक अफगान योद्धा हाकिम खां सूर। ये भी मेवाड़ की सेना की विविधता दिखाता है। युद्ध बहुत भीषण हुआ होगा। बहुत ज्यादा। शुरुआत में प्रताप की सेना ने मुगलों पर जोरदार हमला किया और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन मुगलों के पास बड़ी सेना और रिजर्व फौज थी। युद्ध कई घंटों तक चला। इस युद्ध का नतीजा क्या रहा? अक्सर इसे अनिर्णायक कहा जाता है। क्यों? इसे अनिर्णायक इसलिए माना जाता है क्योंकि अकबर का मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना या उन्हें अधीनता स्वीकार करवाना पूरा नहीं हो सका। प्रताप युद्धभूमि से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। हालांकि मैदानी लड़ाई में मुगलों का पल्ला भारी रहा और उन्होंने गोगुंदा पर कब्जा कर लिया, पर वो प्रताप की शक्ति को कुचल नहीं पाए। और चेतक का क्या हुआ? युद्ध में प्रताप जब बुरी तरह घायल हो गए और मुगलों से घिर गए, तब उनके वफादार घोड़े चेतक ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें युद्धभूमि से सुरक्षित निकाला। कहते हैं चेतक एक बरसाती नाले को छलांग लगाकर पार कर गया और कुछ दूर जाकर बलीचा गांव के पास उसने दम तोड़ दिया। वहीं पर चेतक की समाधि बनी हुई है। और झाला बीदा। हाँ, जब प्रताप घायल होकर युद्ध से निकल रहे थे, तब बड़ी सादड़ी के झाला बीदा या कुछ स्रोतों में झालामान ने प्रताप का राजसी मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया, ताकि मुगल सेना उन्हें ही प्रताप समझकर उनका पीछा करे और असली प्रताप सुरक्षित निकल जाएं। झाला बीदा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना? जी हाँ, मुगल इतिहासकार बदायूनी जो खुद इस युद्ध में मौजूद था, उसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा और कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना ग्रीस के प्रसिद्ध युद्ध से करते हुए इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने हार नहीं मानी? बिल्कुल नहीं। हल्दी घाटी एक पड़ाव था, अंत नहीं। प्रताप ने पहाड़ियों को अपना ठिकाना बनाया और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। उन्होंने मुगल थानों पर लगातार हमले किए और उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। ये दौर उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा था। और इसी मुश्किल दौर में भामाशाह ने उनकी मदद की थी? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब प्रताप आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तब उनके बचपन के साथी और मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने चूलिया गांव में उनसे भेंट की और अपनी पूरी निजी संपत्ति, कहते हैं इतनी थी कि उससे कई सालों तक हजारों सैनिकों का हर चल सकता था, महाराणा को सौंप दी। इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर कहते हैं। जी हाँ, इस मदद से प्रताप को अपनी सेना को फिर से संगठित करने में बहुत बल मिला। इसके बाद प्रताप ने अपनी खोई हुई जमीन वापस जीतनी शुरू की। 1582 में दिवेर नामक स्थान पर उनका मुगल सेनापति सुल्तान खां से भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप के बेटे अमर सिंह ने सुल्तान खां को मार गिराया और प्रताप की शानदार जीत हुई। दिवेर का युद्ध? हाँ। इसे भी कर्नल टॉड ने कुछ कहा था? हाँ, कर्नल टॉड ने दिवेर की जीत को मेवाड़ का मैराथन कहा है, क्योंकि इसके बाद प्रताप ने एक के बाद एक मुगल चौकियां जीतनी शुरू कर दी और लगभग पूरे मेवाड़ पर चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर फिर से अधिकार कर लिया। और उन्होंने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? 1585 के आसपास उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जो एक सुरक्षित जगह थी। यहीं रहकर उन्होंने बाकी जीवन मेवाड़ के पुनर्निर्माण और प्रशासन को सुधारने में लगाया। और उनका निधन कब और कैसे हुआ? 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही। कहते हैं कि एक सख्त धनुष की डोरी खींचते हुए अंदरूनी चोट लगने से उनका देहांत हो गया। उस समय उनकी उम्र केवल 57 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में? जी। उनका अंतिम संस्कार चावंड के पास बाडोली गांव में किया गया।
जहां केजड़ बांध के किनारे उनकी 8 खंभों की छतरी आज भी बनी हुई है। प्रताप के बाद मेवाड़ का क्या हुआ? उनके बेटे अमर सिंह ने क्या संघर्ष जारी रखा? हाँ, महाराणा प्रताप के बाद उनके बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी गद्दी पर बैठे। उन्होंने भी अपने पिता की तरह मुगलों से संघर्ष जारी रखा और कई लड़ाइयां लड़ी। जहांगीर बादशाह बन चुका था और उसने मेवाड़ पर दबाव और बढ़ा दिया। लेकिन आखिरकार संधि हो गई, मेवाड़ मुगल संधि। जी हाँ, लगातार सालों के युद्ध से मेवाड़ की आर्थिक और सैनिक शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। सरदार और राजकुमार कर्ण सिंह भी अब शांति चाहते थे। बहुत सोच विचार और दबाव के बाद अमर सिंह ने अनिच्छा से 5 फरवरी 1615 को जहांगीर के साथ संधि कर ली। इस संधि की शर्तें क्या थीं? क्या ये मेवाड़ के लिए सम्मानजनक थीं? हाँ, शर्तें काफी हद तक सम्मानजनक थीं। मुख्य शर्तें थीं: 1. महाराणा खुद कभी मुगल दरबार में हाजिर नहीं होंगे, उनकी जगह युवराज कर्ण सिंह जाएंगे। 2. मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। 3. चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। 4. मेवाड़ मुगल सेना को जरूरत पड़ने पर 1000 घुड़सवारों की मदद देगा। तो एक तरह से ये एक लंबे और थका देने वाले संघर्ष का अंत था। हाँ, अमर सिंह इस संधि से खुश नहीं थे और इसके बाद उन्होंने राजकाज अपने बेटे कर्ण सिंह को सौंप दिया और एकांत में रहने लगे। इतिहासकार G.H. ओझा ने उन्हें वीर पिता का वीर पुत्र कहा है, क्योंकि उन्होंने भी कई साल वीरता से संघर्ष किया था। संधि के बाद मेवाड़ का इतिहास कैसा रहा? क्या शांति बनी रही? हाँ, काफी हद तक शांति का दौर आया। अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह 1620-1628 ने मुगलों से अच्छे संबंध बनाए रखे। उन्होंने ही पिछोला झील में बने जगमंदिर महल में विद्रोही शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, को शरण दी थी। और उनके बाद जगत सिंह प्रथम, उन्होंने वो सपनों का मंदिर बनवाया था। जी हाँ, जगत सिंह प्रथम 1628-1652 ई। उन्होंने उदयपुर में भगवान विष्णु का भव्य जगदीश मंदिर बनवाया, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। लेकिन उन्होंने संधि का उल्लंघन करके चित्तौड़ किले की मरम्मत भी शुरू करवा दी थी। फिर आए महाराणा राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब का विरोध किया था। बिल्कुल। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी एक बहुत ही प्रतापी और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने औरंगजेब की कई नीतियों, जैसे जजिया कर लगाना और हिंदू मंदिर तोड़ने का विरोध किया। उन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, जिससे औरंगजेब शादी करना चाहता था। उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन से लाकर नाथद्वारा में स्थापित करवाया। उन्होंने कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर बनवाया और राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया, जिसकी 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति नामक दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख लगा है। उनकी उपाधि थी विजय कटकांतु। मतलब संधि के बाद भी मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता की भावना को पूरी तरह नहीं छोड़ा। सही कहा। अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में मराठों के हमलों ने मेवाड़ को काफी कमजोर कर दिया। फिर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? उस समय महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 थे। उन्होंने क्रांति के दौरान नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी थी। उन्होंने मेवाड़ में सती प्रथा, डाकण प्रथा यानी डायन बताकर मारना और समाधि प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश भी की। कन्या वध रोकने के भी प्रयास किए। फिर महाराणा सज्जन सिंह का जिक्र आता है। हाँ, महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884। उन्होंने प्रशासन में सुधार किए। इजलास खास नाम से एक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था बनाई। महेंद्र राज सभा बनाई। उन्होंने उदयपुर में सज्जनगढ़ किला मॉनसून पैलेस बनवाना शुरू किया और मेवाड़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर भी निकाला। और महाराणा फतेह सिंह, वो दिल्ली दरबार में क्यों नहीं गए थे? महाराणा फतेह सिंह 1884-1930। ये किस्सा बड़ा मशहूर है। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एडवर्ड सप्तन के राजारोहण के उपलक्ष्य में एक भव्य दरबार लगाया था। फतेह सिंह अपनी विशेष ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उन्हें प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट के लिखे 13 दोहे सोरठे मिले, जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया कहा जाता था। चेतावनीरा चुंगटिया, इसमें क्या था? इन दोहों में बारट जी ने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास,
महाराणाओं के त्याग और बलिदान की याद दिलाते हुए फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से रोका था। उन्हें पढ़कर फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग उठा। वो दिल्ली पहुंचे तो सही, लेकिन दरबार में शामिल हुए बिना ही उदयपुर वापस लौट आए। वाह, ये तो वाकई हिम्मत की बात थी। बिल्कुल। और फिर आए मेवाड़ के अंतिम शासक महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह 1930 से 1948। भारत की आज़ादी के समय वे शासक थे। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए और भारत के एकीकरण में सहयोग करते हुए 28 अप्रैल 1948 को मेवाड़ रियासत के भारतीय संघ में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और वो संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख भी बने थे। हाँ, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उन्हें संयुक्त राजस्थान का आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया। इस तरह मेवाड़ का हजारों साल का स्वतंत्र सफर समाप्त हुआ और वो स्वतंत्र भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। वाकई क्या शानदार और उतार चढ़ाव भरा इतिहास रहा है मेवाड़ का। मतलब प्राचीन काल की धुंधली यादों से लेकर गुहिल वंश की स्थापना, बप्पा रावल की वीरता, कुंभा का निर्माण, सांगा का संघर्ष, प्रताप का स्वाभिमान, मुगलों से संधि और फिर भारत में विलय तक, एक अविश्वसनीय गाथा है ये। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ युद्ध और संधियों की नहीं है। ये उस अदम्य जिजीविषा, उस इच्छा शक्ति की कहानी है जिसने मेवाड़ को सदियों तक अपनी पहचान बनाए रखने की ताकत दी। ये बलिदान की कहानी है, पद्मिनी और हजारों महिलाओं के जौहर की, पन्ना धाय के त्याग की, गौरा बादल, जयमल, फत्ता, झाला अज्जा, झाला बीदा जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान की। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं की कहानी भी नहीं है। भीलों का साथ, भामाशाह जैसे दानवीर, केसरी सिंह बारठ जैसे कवि, इन सब ने मिलकर मेवाड़ के इतिहास को रचा है। उनकी कला, उनके किले, उनके मंदिर, उनकी संस्कृति, ये सब उसी विरासत का हिस्सा हैं। एकदम सही कहा। मेवाड़ की विरासत हमें सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाती, बल्कि वो आज भी प्रेरणा देती है। वो शासकों और उनकी प्रजा, चाहे वो राजपूत हों, भील हों या कोई और समुदाय, उनके बीच के जटिल लेकिन जरूरी रिश्तों को भी दिखाती है। तो अंत में मेवाड़ का इतिहास हमें शायद यही सिखाता है कि अपनी पहचान, अपने सिद्धांतों और अपने स्वाभिमान पर टिके रहने का क्या मतलब होता है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो। बिल्कुल, और ये आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों से कैसे जुड़े रह सकते हैं और कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं।